हेलो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली 10th स्टूडेंट्स को लेकर है कि उन्होंने अभी कुछ टाइम उनका बचा है, मतलब हाफ द ईयर इज ऑलरेडी ओवर। सो हाउ दे शुड स्टडी सब्जेक्ट वाइज उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की। तो इस बारे में मैं आज आपको सबको बताने वाली हूँ। सो जो भी आपके पहचान में जो भी 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये वीडियो आप फॉरवर्ड करें प्लीज़। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। सो होता क्या है, बेसिकली 10th स्टैंडर्ड की जो बोर्ड एग्जाम है तो उसमें वैलिड पॉइंट ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन हम कितने पेजेस भरते हैं। ओके। सो पर्टिकुलरली अभी बहुत से स्टूडेंट्स ने उतनी अच्छे से पढ़ाई शुरू नहीं की होगी ऐसे लगता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो ज़्यादा कोई सीरियसली नहीं लेता है, कोई बोर हो जाता है या फिर उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। सो in this way how you should particularly study, this is what I am going to tell you now. Okay, so subject wise किस तरह से study करना है। so first of all एक सिंपल सी मैं आपको एडवाइस देती हूँ। ओसवाल की क्वेश्चन बैंक आती है तो वो आप हमेशा आपके साथ रखिए। पांचों सब्जेक्ट जो आपके पांचों मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सभी के लिए आप ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक है वो अपने साथ रखें। सो दैट उसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इन ऑर्डर कि आपके पास कोई चैप्टर करने के लिए कम टाइम हो, सो आप बस वो इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पर आप उस चैप्टर का 70 to 80% आराम से कर लेंगे, जस्ट इन केस आपके पास टाइम कम हो तो। ओके। सो सब्जेक्ट वाइज किस तरह से सेल्फ स्टडी करना। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ओके। सो इसमें कैसे करना होता है कि रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर ऐसे 4 सेक्शंस होते हैं जिसमें से हमें पढ़ाया जाता है सिर्फ लिटरेचर। बाकी का सब ग्रामर के क्लासेस होते हैं, राइटिंग स्किल्स मैम हमारी लेती है, रीडिंग का भी प्रैक्टिस करवाया जाता है, लेकिन लिटरेचर इज पर्सनली कि उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। सो होता क्या है कि अगर आप उसे पढ़ नहीं पा रहे हो, मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, लर्न नहीं रख पा रहे हो, तो यहाँ पर उससे अलावा सिर्फ एक टेक्निक काम आती है, वो है रोट लर्निंग, जिसे हम कहते हैं रट्टा मारना। सो यू कैन गो फॉर रट्टाफिकेशन इन लिटरेचर। ओके। सो रही बात रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, ये तीनों सब अपने हाथ में रहते हैं मार्क्स। ओके। इन केस अगर हमने वहाँ पर कुछ गलती भी कर ली, लिटरेचर में कुछ याद नहीं रहा, लेकिन ये तीनों जो स्किल्स है, ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग, ये अपने हाथ में होते हैं। सो बेसिकली इन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ो, बहुत इंग्लिश है इंग्लिश पढ़ो, कहीं से भी कुछ भी नॉवल पढ़ो, मतलब अभी आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, साइंस की बुक्स पढ़ो। ओके। इससे होता क्या है, एनसीईआरटी भी पूरी पढ़ो। जितना हम रीड करते हैं उतनी हमारी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, उतना हमारा सेंटेंस बिल्डिंग हमें धीरे धीरे फिर पता लगेगा कि सेंटेंस कैसा बिल्ड होता है, किसमें किस तरह के वर्ब्स यूज होते हैं, कभी कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज लगते हैं। ओके। सो इस वजह से हमारी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, और जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा मतलब ऐसे समझ में आएगा कि हाँ ग्रामर किस तरह से यूज़ करते हैं, जितनी आपकी मिस्टेक्स होगी। और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप लिख पाओगे, आप में आइडियाज़ आएंगी, आपको वोकेबुलरीज आपको ज़्यादा पता चलेंगी। ओके। सो दिस वे रीड मोर, राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करो, ग्रामर वैसे ही हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते। और बस अगर आपको कुछ आंसर्स लर्न नहीं हो तो आप यू कैन गो फॉर रोट लर्निंग। ओके। दिस इज आवर लैंग्वेजेस। नेक्स्टली एसएसटी। अभी एसएसटी में कैसे होता है कि वैलिड पॉइंट मैटर, 4 मार्क का क्वेश्चन है, सो यू नीड एटलीस्ट 4 वैलिड पॉइंट्स। 5 लिखो तो ज़्यादा ही अच्छा है, इनकेस कहीं पे अगर मार्क कटने के चांसेस हो तो वो बच जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, सपोज आपका एक टॉपिक है लेट अस से डेमोक्रेसी, तो उस पर जितने भी आपके पॉइंट हैं, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप टेक्स्ट बुक पूरी पढ़ो मैं तो कहूँगी। और अगर नहीं है तो फिर उसमें से कुछ 3-4 वैलिड पॉइंट्स आप निकालो। और ऑलवेज ओसवाल की क्वेश्चन बैंक में है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन गेट सम नहीं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। सो इन दिस वे यू कैन गो फॉर एसएसटी। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आए, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ। आपको कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है पूरा, सो उससे इस तरह से प्रिपेयर करो कि वो आपको किसी और को सिखाना है। सो
धीरे धीरे एक एक सेंटेंस, उसका मीनिंग, ओके। और क्या करो कि अभी तो आप घर पे ही होंगे, सो अपनी दीदी हो या फिर अपने भाई हो बड़े, मम्मी हो, पापा हो, किसी को भी उसे अपनी लैंग्वेज में आप समझा दो, ओके। तो इस वजह से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कि कितनी टॉपिक के ऊपर कमांड आ चुकी है, ओके। जो आपके टॉपिक छूट गए, जो आपके पॉइंट छूट गए, उसके ऊपर फिर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर एसएसटी। फिर आती है साइंस की बारी। तो साइंस में 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कैसे पढ़ना है, फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट करोगे और न्यूमेरिकल्स छोड़ दोगे, और न्यूमेरिकल्स करोगे और कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे। दोनों की इक्वली ज़रूरत होती है फिजिक्स में, ओके। सो इन दिस केस क्या होता है कि दोनों की ज़रूरत होती है, और बहुत से स्टूडेंट्स इन दोनों को एक लाइन में ला नहीं पाते हैं, मतलब तो उस वजह से उनको सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, मतलब सबको नहीं लेकिन बहुत से लोगों को। सो बेसिकली क्या करना है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, ज़्यादा फिजिक्स का जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का, क्योंकि 3-4 टॉपिक एक बार करना है। एक ही टॉपिक करो, लेकिन पूरी शिद्दत से करो, ओके। सो करना क्या है, सिंपली आपने एक टॉपिक लिया, लेट अस से पावर। तो पावर का जो थ्योरी है वो पहले रेडी करो, और उसके बाद उसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है उसके तुरंत बाद सॉल्व कर लो। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, पर टाइप एटलीस्ट 10, ओके, पर टाइप एटलीस्ट 10। और क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट होता है, जो थ्योरम्स होते हैं फिजिक्स में, उनके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी। अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश, कभी भी जो एक्चुअल थ्योरम्स होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हुआ, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल हुआ, जो कुछ भी होते हैं, उनके साथ कभी भी छेड़खानी मत करो। जैसे है वैसे ही रट्टा मार के ही क्यों ना हो, वैसे के वैसे लिखो। बाकी जो आप एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो कुछ भी अदर होगा, तो वो आप अपने मन से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल। फॉर्मूलाज जो होते हैं उसके लिए प्लकार्ड्स यूज़ करो, नोटबुक बनाओ, सुबह सुबह उठ के, रात को सोने के बाद पढ़ो उसे, ओके। रात को सोने से पहले एक्चुअली, और सुबह उठने के तुरंत बाद। यू हैव टू मेमोराइज देम, ओके। सो केमिस्ट्री का कैसे होता है ना, केमिस्ट्री में अगेन पीरियोडिक टेबल आपका लर्न होना चाहिए। कैसे होगा, अगर आपको कोई टेक्निक नहीं पता, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस है, काफ़ी सारी वीडियोस है, बस आशीष चंचलानी की मत देखना, ओके। उसने एक वीडियो में बताया था, मेरे भाई ने दिखाया था मुझे। सो नेक्स्टली क्या कह रही थी मैं, ओके। जो IUPAC नेम्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स का लेसन है, कार्बन आयनिक कंपाउंड्स, ओके। सो जो IUPAC नेम्स होते हैं वो अच्छे से आपको याद रखने हैं। फिर बॉन्डिंग किस तरह से होती है, कहाँ पे कीटोन, एक है कीटोन और एक है अल्डेहाइड, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली ओ का जो बॉन्ड है वो कहाँ पर लगता है। सो ऐसे कुछ है जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर इनऑर्गेनिक में कैसे आता है कि जो आपके कंपाउंड्स हैं उनके यूसेस, तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर इसके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो बायोलॉजी है ऑफ कोर्स, उसमें तो टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि कोई भी पढ़ लेगा। सो बेसिकली अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए बायोलॉजी की, मेक नोट्स, ओके। नोट्स मेकिंग इज़ इनफ, और इंटरेस्ट तो पहले से ही टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बायो में। फिर आता है एनवायरनमेंट का सेक्शन। इसको ज़्यादा आप कुछ ध्यान में मत लो कि हाँ, मतलब इतना सीरियसली मत करो, वो तो कोई भी मन से ठोक देगा, उसमें स्कोरिंग ही है। अभी आता है मैथ्स, और मैथ्स के लिए RD शर्मा इज गॉड। अगर आपने पूरी RD शर्मा कर ली तो सोचो आपके 90 से ऊपर आएंगे, अगर आपने अच्छी से सीरियसली की तो। सो अभी मैथ्स में कैसा होता है कि हम थोड़ा सा ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं, एक्चुअली सेक्शन वाइज। सो जो चैप्टर 1 to 4 आपके NCERT में है, तो उसमें है नंबर सिस्टम है, पॉलिनॉमियल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ऐसे कुछ है। सो इसमें होता क्या है कि ये आपके थोड़े से लेंदी भी हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है। सो इसमें क्या करना है कि आपको क्वेश्चन का जो है ना टाइप पहचानना है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, इसमें अल्फा बीटा गामा पहचानना है, इसमें डिवीजन बोला है, इसमें रूट्स का नेचर पहचानना है। ये जो तीनों मैंने बोले ना, ये तीनों टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप करके रखना, ओके। सो नेचर पहचानो, टाइप पहचानो क्वेश्चन का, और उस हिसाब से आप हर टाइप के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर नेक्स्ट आता है 5 to 9 चैप्टर्स, ओके। AP, आई मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ओके। दिस ऑल हैव फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूले लर्न करो,
उन्हें इम्प्लीमेंट करो। और बेसिकली जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके लिए आप आर डी शर्मा पूरी की पूरी सॉल्व करो। भले ही कोई दूसरे चैप्टर में एक दो क्वेश्चन छूट जाए, इसका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उतना होने के बाद आपका इतना अच्छे से बेस तैयार हो जाएगा इसका कि आपको फिर से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 10 एंड 11 सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन आप 3-4 बार कंपास घुमाओ, डिवाइडर, स्केल, रूलिंग, ओके। आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप पता चल गया कैसा, तो हो जाता है। और सर्कल्स की है ना, जो एक्सरसाइज के लास्ट के 5-7 क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से करो। और जो एक्सरसाइज के पहले के जो थ्योरम्स है वो तो खास करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग है। तो वो 2-3 थ्योरम्स है मेरे ख्याल से, तो उसे अच्छे से करो। नेक्स्टली आता है 12 एंड 13, सबसे बड़े, सबसे टफ, सबसे डिफिकल्ट, सबकी लगा देने वाले दोनों चैप्टर्स, एरियाज ऑफ सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत सारे फॉर्मूले प्लस उसमें लगाना है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो करना क्या है, जो हमें सॉलिड दिया है ना वो जस्ट अपने साइड में कहीं पे इमेजिन करना है, और उसकी कितनी साइड्स होंगी, उसका लेंथ कितना होगा, उसका प्रपोर्शन कितना होगा, ओके। दिस इज समथिंग इमेजिनेटिव। और उस हिसाब से पर जो शेप है उसके पर फॉर्मूला के 10-10 क्वेश्चन तो भी एटलीस्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो 20-20 कर लो, ओके। और कैलकुलेशंस बहुत खराब होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। सो स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व किया करो कि आपको कितना टाइम लग रहा है। और हार्डली एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 से 1.5 मिनट काफ़ी है। जो आपके बहुत बार पाई आता है बीच में, तो पाई के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, ओके। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करो। दो दो फिगर्स कंबाइन होने के बाद किस तरह से करेंगे, ओके। दो फॉर्मूलाज कंबाइन करने पड़ते हैं, ओके। और फॉर्मूला लर्न करते टाइम एक अपना जो हो गया, एक शेप हो गया और दूसरा शेप हम उठा रहे हैं, उसके बीच में 2 से 3 गैप रखो, 2 से 3 मिनट का गैप रखो मेमोराइज करने में फॉर्मूला, ओके। सो इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दो शेप के फॉर्मूलाज में। फिर आता है 14 एंड 15, अगेन दिस इज सेम एज द एनवायरमेंट यूनिट फॉर साइंस, ओके। सो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आपको टेक्निक पता चल गई। फिर देयर इज nothing more in that to do, okay। So this is how you have to study for maths। और डेली पढ़ाई कैसे करनी है, सो टॉपिक, सब टॉपिक्स पर जाओ, एक बुक बना लो और उसके ऊपर देखो कि आज मैं इसका इतना टॉपिक करूँगा, आज मैं इसका इतना टॉपिक करूँगा। पर सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज डिवाइड कर देना है। और जिस दिन आप थ्योरी पढ़ोगे उसी दिन आपको न्यूमेरिकल्स भी करना है। जो भी, मतलब अगर आपने टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक पढ़ा, कम कम, भले ही आप कम कम टॉपिक लो लेकिन उस पर पूरी सारी बुक्स में से सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। सो जिससे क्या होगा कि आपका पूरा टॉपिक ही क्लैरिफाइड हो जाएगा। और इस बेसिस से अगर आपने स्टडी किया तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एट मोस्ट टिल जनवरी एंड, अगर आपने कर, मतलब ये टेक्निक अभी से आपने जब से वीडियो देखा और कुछ 3 महीने में तो भी आपका पूरा सिलेबस हो सकता है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो 3 से 4 महीने इज इनफ, ओके। सो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, 9-10 का स्टूडेंट, ओके। सो 3-4 महीने में अगर आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में जो स्टेप्स मैंने बताए हैं किस तरह से करना है, तो 3-4 महीने में भी आपका, मतलब डेली अगर आपने 5-6 घंटे पढ़ाई की तो हो जाता है, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई इश्यूज हो तो कमेंट मी डाउन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर विथ योर रिलेटिव्स, दोज हु नीड दिस वीडियो, ओके। और कुछ नया लेके आऊँगी, तो टिल देन see you।